हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो हमारे जो वीडियोस बेसिकली रहते हैं तो वो वीकली रहते हैं। वीक में 2 बार हमारे वीडियोस आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी हमारा पोर्शन है या पार्ट है, तो हम जो है कंटिन्यूसली जो वीडियोस आते रहेंगे उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो जिस वजह से आपको प्लेलिस्ट के थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन जिसकी वजह से मिलती रहेगी। देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कौन से हैं। यहाँ पे हमें 2 प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक तो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड दूसरा जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देखने जाते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स में पहला हमारा जो प्रिंसिपल है इट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है? मोटिवेशन पे बेस्ड है। तो जब भी कोई चीज़ या कोई बिज़नेस या कोई स्टार्टअप या कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर कोई भी नई चीज़ जो आप शुरुआत कर रहे हो, तो उसके पीछे आपका एक पर्टिकुलर मोटिवेशन होता है। और वो जो मोटिवेशन है उसमें क्या होती है? आपकी क्यूरियोसिटी, कि मैं जो नई चीज़ करने जा रहा हूँ तो वो किस वजह से करने जा रहा हूँ, या उसमें से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, या उसमें से क्या निकल के आएगा, नया क्या निकल के आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन में। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे टीचिंग के बारे में अगर हम कंसिडर करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर आज क्या नया सिखाने वाले हैं ये उनको मोटिवेट करता है। ये चीज़ या क्यूरियोसिटी उनको मोटिवेट करती है, तो वो उतनी क्यूरियोसिटी से समझ पाते हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सीख पाते हैं। सेकंड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब अभी टीचर ने जो पढ़ाया उन्होंने वो देखा, सुना, ठीक है, वो अपने माइंड में बिठाया, समझ लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड किया, बट अभी उसको अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू या लर्निंग बाय डूइंग मतलब चीज़ें खुद करके देखने के बाद क्या उन्हें नया एक पर्सपेक्टिव मिलता है वो चीज़ सीखने से। जैसे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें। तो जिसकी वजह से वो क्या सीखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के सामने कैसे रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से। ठीक है, सो जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सोशल हो पाते हैं। ओके, कि फिर यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे अगर उनको कोई प्लेस दिखाना हो तो मैप का यूज़ किया जाता है। मैप पे कोई जगह कैसे ढूंढते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर जैसे ग्लोब होता है हमारा, ओके, मॉडल, अर्थ का जो मॉडल है, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ उनको दिखाई जाती है प्रैक्टिकल वे में उनको समझाने के लिए। तो लर्निंग बाय डूइंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे जो है जो भी टीचर आएंगे तो वो क्या करेंगे कि अपना जो मतलब कि टीचिंग है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने की कोशिश करेंगे कि जिससे जो भी स्टूडेंट है उसका एक उनको सुनने में एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, कि जब भी वो स्टूडेंट जो है तो वो जब भी क्लास में आए तो उसको वो जो पढ़ा रहे हैं वो बोरिंग ना लगे और उसका एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, वो क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करे। ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट में आती है। जब तक उसका इंटरेस्ट उस टॉपिक में, सब्जेक्ट में, टीचर जो पढ़ा रहे उसमें क्रिएट नहीं होता, तब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और उसका जो असर है वो उसके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। सेम चीज़ कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में स्टूडेंट्स देखते हैं अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, तो जो टीचर है उनको ये सारे चीज़ें कि स्टूडेंट कौन सी फेजेस में अभी जा रहा है ये टीचर को पता होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी उस स्टेज से गए हुए होते हैं एंड उनको भी आसपास की जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते रहते हैं। तो उस
के साथ साथ वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट कोई टॉपिक या सब्जेक्ट सीख रहा है उसको लिंक कर पाए अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग विथ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई टीचर जो है मार्केट का एग्जाम्पल दे सकता है। ठीक है, नंबर्स के लिए, जैसे एक शॉपकीपर के पास जाता है तो इतनी चीज़ें अगर तुम्हें लेनी हो तो कितने पैसे देने होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्टूडेंट देखता है उसके बारे में उसको बताया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम। ठीक है, डेफिनाइट एम मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो किस लिए पढ़ रहा है, इसका आंसर उसे टीचर से मिलना चाहिए कि मैं जो ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ये जो सीख रहा हूँ टीचर से, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका आंसर उसे टीचर के थ्रू बताया जाता है, या फिर उसको ये सारी चीज़ें टीचर के थ्रू समझाई जाती है, जिसकी वजह से वो मोर फोकस्ड वे से, मतलब ज़्यादा फोकस करके पढ़ पाए। अगर हमें हमारा एम पता हो तो हम ज़्यादा फोकस से क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि जब तक हमें एग्ज़ाम की डेट्स पता नहीं है तब तक हम पूरे फोकस्ड जो 100% अटेंशन है वो स्टडी की तरफ नहीं दे पाते हैं। ठीक है, रेयर केसेस होंगी जो दे पाते हैं, बट अगर एक बार हमें एग्ज़ाम की डेट पता चल गई तो हमारा पूरा अटेंशन या फोकस कहाँ चला जाता है, स्टडी के ऊपर। सो डेफिनेट एम का भी यही मतलब है, स्टूडेंट को वो टीचर के थ्रू बताया जाता है इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस, बट इन केस ऑफ मैच्योर्ड जो बच्चे हैं या फिर जो हायर स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, ठीक है, कि हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाना, उसको देख पाना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, कि हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, मतलब हर एक कोई ना कोई चीज़ खास होती है तो उसको जान पाना और उसके साथ साथ उसको डेवलप करना। ठीक है, उसको मोल्ड करना, उसकी पर्सनालिटी को, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। उसमें क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, ये सारी चीज़ें टीचर जान लेता है और उसके थ्रू उसको क्या करता है, उसकी पर्सनालिटी को मोल्ड करता है, उसकी स्ट्रेंथ को एंड वीकनेसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन करना है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो जब जब क्लास में आए, ठीक है, तो रोज़ के रोज़ टीचर ने ऐसा कुछ कंटेंट चूज़ करना है कि जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है उसके नॉलेज की क्या हो, एनहांसमेंट हो। ओके, मतलब कि ऐसा ही कंटेंट सिलेक्ट करना है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, इन्हांस हो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, उस टीचर के ऊपर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग यस, टीचर जो पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में, उसके सामने कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, सारी चीज़ें, सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो उसके पास है या नहीं, ठीक है, कितने बजे क्लास कंडक्ट होने वाली है, ये सारी चीज़ें वो पहले प्रिपेयर करेगा, खुद को प्लान करेगा, और जो भी क्लास है उसको कैसे कंडक्ट करना है इसके बारे में। ओके, एंड जो भी वो पढ़ाने जा रहा है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है, या स्टूडेंट इस क्लास से क्या लेके जाएंगे अपने साथ। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है कि वो अपना जो टाइम है वो ऑप्टिमम तरीके से कैसे उनका यूज़ हो या यूटिलाइज़ हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, सिस्टमेटिक वे से टीचर यहाँ पे प्लानिंग के साथ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न मतलब क्या कि एक पूरा लेसन या पूरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जाम्पल्स के साथ स्टूडेंट्स को समझाया जाए तो वो इजी तरीके से समझ में आएगा, या फिर पूरा लेसन एक ही बार में, एक ही सिर्फ रट्टा मारने के जैसे पढ़ाए तो समझ में आएगा, तो ऑब्वियसली डिवीज़न। अगर हम कोई भी वर्क भी ले लें तो पूरा वर्क हम जब बांटते हैं तो वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक ही पर्सन को वो करने के बजाय, तो वैसे उसी तरह से एक सब्जेक्ट को टुकड़ों टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए, छोटे छोटे यूनिट्स में उनको समझाया जाए तो वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो ग्रास्प कर पाएंगे। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन मतलब जो कि सिखाया गया है, ठीक है, जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है तो उसको जो सिखाया है वो दिमाग से चला ना जाए, इसलिए वो उसका रिवीजन भी लेना है। ठीक है, कि जो भी पार्ट सिखाया है, नहीं तो आगे का अगर हम
या टीचर जो है वो पढ़ाते रहेंगे, तो स्टूडेंट्स को अगर आप पीछे जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस अगर पूछोगे, उनको ये याद ही नहीं है, तो वो याद नहीं है, इसका रीज़न क्या है कि उनकी रिवीजन हुई नहीं है अच्छी तरीके से। सो मेनली ये रीज़न होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे उनको चीज़ें याद नहीं रहती है। तो रिवीजन इज़ मस्ट। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन मतलब क्या? तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्रिएशन, यहाँ पे जो है, जो क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो एकदम से अपना 5 या 6 घंटे जो है वो स्कूल में बिताते हैं। तो वो एक्सपेक्ट नहीं भी करते हो, फिर भी टीचर का ये काम बनता है कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे से पढ़ाया जाए, जिससे स्टूडेंट का जो दिन है वो अच्छी तरीके से क्या हो, सीखने के साथ साथ उनका जो दिन है वो अच्छी तरीके से बीते। ठीक है, सो इसके लिए क्रिएशन एंड रिक्रिएशन की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है वो लेनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन, गैदरिंग्स, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस, ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे ली जाती है, जिससे स्टूडेंट अपने आप को ओवरऑल क्या कर पाए, डेवलप कर पाए। सो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यहाँ पे टीचर का ये भी होता है कि जो टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि ह्यूमरस एटीट्यूड जो होता है, वो भी यहाँ पे बहुत काम आता है क्लास को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए। ठीक है, क्लास जो है वो अच्छे पॉजिटिव वे से कंडक्ट होने के लिए। सो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंट्रिक वे से, मतलब टीचर सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर देते जा रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बट 2 वे से अगर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक वे से कि स्टूडेंट्स के भी ओपिनियन लिए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉपिक में, तो यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिसको स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि येस, वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस क्लास। सो ये चीज़ भी यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है कि मुझे भी क्लास में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। सो डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब ये है। ठीक है, सो जनरल प्रिंसिपल्स में हमने ये सारे प्रिंसिपल्स देखे, मोटिवेशन, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, लिंकिंग विथ लाइफ, डेफिनेट एम, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, प्लानिंग, सिलेक्शन, डिवीजन, रिवीजन, क्रिएशन, रिक्रिएशन एंड डेमोक्रेटिक डीलिंग। सो ये जनरल प्रिंसिपल्स थे कि जो अप्लाई किए जाते हैं नॉर्मल कंडक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो टीचिंग की प्रोसेस है तो वो एक इफ़ेक्टिव वे से क्या हो पाती है, ऑर्गेनाइज हो पाती है। सो आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के जो जनरल प्रिंसिपल्स थे वो एकदम से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स पे फोकस किया है, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं टीचिंग के। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी मेंटल एबिलिटी आएगी। सो यहाँ पे बेसिकली जो इससे पहले जो हमने देखे थे जनरल प्रिंसिपल्स, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जो टीचिंग प्रोसेस में होने चाहिए। साइकोलॉजिकल में क्या आता है कि माइंड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं कि मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, तो बेसिकली जब भी कोई भी स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है या उसका किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है किसी टॉपिक या सब्जेक्ट में, तो ही वो जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा। मोटिवेशन की वजह से और इंटरेस्ट की वजह से ही जो स्टूडेंट है तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ पाएगा। सो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की जो यूनिकनेस है, उसके अलग अलग क्या क्या मोटिवेशंस है, उसका कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, एज़ पर हीज़ नीड, एज़ पर हीज़ साइकोलॉजिकल नीड्स, अगर उसको मोल्ड किया जाए तो ही वो स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो पाएगी, वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाएगा। सेकंड प्रिंसिपल है रिक्रिएशन। जैसे हमने देखा था रिक्रिएशन क्या कि इनोवेशन। ठीक है, एक्चुअली कोई भी जो स्टूडेंट है उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है या फिर कोई भी पढ़ाई करते वक्त उसको प्रेशर आता है, तो ऐसी चीज़ों में उसका जो फटीग होता है ना, तो वो रिक्रिएशन, इनोवेटिव आइडियाज़ से कम हो जाता है। ठीक है, वो खुद को बाउंस बैक कर पाता है। ठीक है, उसको वो जो स्ट्रेस है वो रिलीफ करने में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से मदद मिलती है, जिसकी वजह से उसका जो
लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो पाता है। सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर जो टीचर है तो वो सिर्फ थियोरेटिकल लेसन्स पढ़ाते जा रहे हैं, बट अगर कोई एक्टिविटीज़ या कोई प्रैक्टिकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो अगर टीचर कंडक्ट नहीं करेंगे तो जो स्टूडेंट एकदम पैसिव है तो वो अपने आप को या फिर अपना जो खुद का उसका पोटेंशियल है वो जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, जिसके थ्रू लर्निंग बेस्ट तरीके से हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। कोई भी प्रिंसिपल रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज का, यानी कि क्या कि इनिशियल स्टेज में जो है जो छोटे छोटे बच्चे, तो उनको कोई भी अगर वो पढ़ते हैं तो वो खुद से उनको समझ में नहीं आता, तो उनको क्या कहा जाता है कि आप ये चीज़ें रिपीट करो, रिकॉल करो, रिमेंबर करो एंड एग्ज़ाम में वही लिख के आओ। तो रिपीटेशन और उनको एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं, ठीक है, कि जिस वजह से उनका रिमेंबरिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्टअप हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वो उनको टेबल्स लर्न करने को बोला जाता है, स्पेलिंग्स लर्न करने को बोला जाता है। ये स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन के बारे में आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी। वाई सिंपथी एंड कोऑपरेशन? बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा रूड है, ऐसे अपोजिट नेचर हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट नॉर्मल है, कोई स्टूडेंट पैसिव है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो अलग अलग के नेचर के हिसाब से उनको सिंपथी के थ्रू या उनके साथ कोऑपरेशन के थ्रू क्या करना होगा, उनको लर्निंग का जो प्रोसेस है उनका, तो वो हेल्दी बनाना होगा। ठीक है, सो ये किस वजह से हो सकता है? अगर टीचर बार बार सिंपथी एंड कोऑपरेशन के थ्रू उनको मोटिवेट करते रहेंगे तभी ये हो पाएगा। सिंपथी में मोस्टली आपका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे बेटर काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी वजह से उस स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या अलग अलग आइडियाज़ चल रहे हैं, वो कैसे अलग अलग सिचुएशंस को टैकल कर पाएगा, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, कितने क्रिएटिव आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमने अगर उसको सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी दी तभी वो पता चल पाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग, अभी ये किसके थ्रू हो जाता है? फिर जो अलग अलग गैदरिंग्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होती है, मतलब स्पीच ही नहीं, सिंगिंग होती है, ड्राइंग होती है, तो ये सारी चीज़ें कोई बच्चा जो है तो वो बोल के नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है, कोई पोएम्स के थ्रू, कोई अलग अलग आर्टिकल्स लिखने के बाद, ठीक है, कोई डांस के थ्रू एक्सप्रेस होता है, कोई सिंगिंग के थ्रू। तो उसको इसलिए इनकरेज करना है कि किसी भी तरह से वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। वाई रीइंफोर्समेंट इज़ नेसेसरी? अगर कोई बच्चे ने किसी एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट परफॉर्म, ओके, उसको उसके बारे में ट्रॉफ़ी मिली है और वो अपने पापा को दिखाता है कि आई हैव गॉट दिस, अगर उसके पापा उसको मोटिवेट करते हैं तो बच्चा क्या करेगा? मोटिवेट होगा एंड वो और ऐसी चीज़ें करने के लिए क्या होगा? रीइंफोर्स होगा। बट उस टाइम पे अगर पापा अगर उसको ये बोले कि क्यों ब्रॉन्ज़ मेडल, क्यों गोल्ड क्यों नहीं मिला तुम्हें, तो इस वजह से बच्चा क्या होगा? डीमोटिवेट होगा और वो उस वक्त से उसका जो इंटरेस्ट है, वो जो चीज़ उसे मिली है, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो उसको कम लगने लगेगी। ओके, सो रीइंफोर्समेंट इज़ नेसेसरी टाइम टू टाइम। देन प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। ठीक है, मतलब कि सेंसेस के थ्रू ट्रेनिंग लेना, मतलब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशंस देख के, ठीक है, या फिर जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो लैब में अलग अलग तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? सारे सेंसेस, आइज़ के थ्रू जो लेक्चर्स दिए जाते हैं वो उनको सुनते हैं, अलग अलग स्पेसीज़ होती है लैब्स में तो उनको वो टच करके देखते हैं कि किस स्पेसीज़ का क्या क्या फीचर है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उनका जो लर्निंग है वो एक वोली आप बोल सकते हो कि फुलफ़िल हो पाता है। ठीक है, अभी ये जो है मल्टीमीडिया के थ्रू भी हो सकता है, मतलब आप मल्टीमीडिया जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है वहाँ पे आप देखते भी हो, सुनते भी हो, ठीक है, प्रैक्टिकली वो सम्स या फिर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो करते भी हो।
ओके, तो ट्रेनिंग टू सेंसेस। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स बार बार बताने के बाद भी मिस्टेक्स करता है, कोई कोई स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज कंप्लेंट्स होती है। तो टीचर का ये होना चाहिए कि वो बार बार, मतलब जब जब जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़े उनको वो क्या देना होगा, उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होगा, ठीक है, रेमेडी देनी होगी, जिस वजह से वो जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड हो पाए एंड उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, ठीक है। और जब तक उसके प्रॉब्लम्स फुल डाउट्स जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, तब तक उसको वो जो टॉपिक है तो वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो रेमेडियल टीचिंग पे टीचर यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओके, सो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है साइकोलॉजिकल में, तो वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जैसे कि मोटिवेशन, उसके बाद रिक्रिएशन, मतलब स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो साइकोलॉजिकली अलॉन्ग विथ फिजिकली, इसके लिए ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमने देखे, ठीक है। सो इसके बाद भी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।